नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप। बीए फाइनल ईयर HD05 आधुनिक काव्य का जो आज पेपर था, उस पेपर का आज हम सॉल्यूशन लेके आए हैं HD05। और ये जो आगे एग्ज़ाम अक्टूबर या सितंबर या जनवरी के जिस चीज़ के एग्ज़ाम है, तो ऐसा ही पैटर्न आएगा। तो हम आज का पेपर कैसा हुआ देखते हैं। तो खंड अ था, अति लघु उत्तर वाले प्रश्न थे। खंड 30 शब्दों में अपने को आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 1 था कि हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है। क्वेश्चन आज का 1 नंबर क्वेश्चन था, ये आज पेपर में आया था क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारत हिंदू युग से माना जाता है और जिसकी शुरुआत 1857 से मानी जाती है। 1857 में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत 1857 से मानी, भारत हिंदू युग से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 था, किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 था, खंड काव्यों के 2 नाम लिखना है। तो 1 नंबर पे हो जाएगा प्रभात पर्व और दूसरे नंबर पर हो जाएगा कुएं पर नदी। ये दोनों काव्य खंड है, प्रभात पर्व और कुएं पर नदी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरोज स्मृति कविता में सरोज क्या है। मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो सरोज स्मृति कविता में सरोज कवि मैथिली शरण गुप्त की पुत्री थी, जिसका असमय मृत्यु होने पर यह कविता लिखी गई थी। और इसने कवि ने अपनी आशंकाएं भी व्यक्त की है, निराशा भी इसके अंदर व्यक्त की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुएं पर नदी कविता के लेखक कौन है। कुएं पर नदी कविता के लेखक है, इसके लेखक है कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है। तो ये बौद्धिक व्यक्ति का प्रतीक है। बौद्धिक व्यक्ति का प्रतीक है जो ज्ञानवान तो है पर समाज से कटा और आत्मकेंद्रित जीवन जीता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, परिवर्तन कविता का प्रतिपाद क्या है। परिवर्तन कविता आपके अंदर BA थर्ड ईयर के अंदर उसका परिवर्तन कविता का प्रतिपाद क्या है। तो परिवर्तन कविता का प्रतिपाद समाज में बदलाव, चेतना, स्वतंत्रता, नव चेतना के विचारों को दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रभात पर्व खंड काव्य के कथावाचक का आधार क्या है। तो इसका आधार है, इस खंड काव्य का आधार पौराणिक कथा है जिसमें जीवन के मूल्यों, संस्कृति का चित्रण किया गया है। द माइंड जी के हमारे चैनल है, अब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप पहले वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर ले। और जितने भी मॉडल पेपर है हम आपको लेकर आएंगे और सारे के सारे मॉडल पेपर पढ़े हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम द माइंड जी के नाम से, और यहाँ मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। खंड ब देखते हैं, लघु उत्तर वाले प्रश्न है। खंड ब के अंदर लघु उत्तर वाले प्रश्न है और उत्तर 2 शब्दों में देना और कोई इसमें 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, है ना। 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने हैं। तो लघु कविता के रूप में विधान पर एक टिप्पणी लिखी है। लघु कविता में, लघु नहीं बड़ी कविता में नहीं, लंबी कविता के रूप विधान पर एक टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है। लंबी कविता आपके टॉपिक लगता है लंबी कविता। तो लंबी कविता संक्षिप्त लेकिन प्रभावपूर्ण होती है। इसमें सीमित शब्दों में गहरी संवेदनाएं, अनुभूतियाँ एवं विचार व्यक्त किए जाते हैं, जिसमें लय, प्रतीक, बिंब, अलंकारिता इसके प्रमुख तथ्य और इस पाठक को झकझोरने की शक्ति रखती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खंड काव्य की सामान्य विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। खंड काव्य की सामान्य विशेषताओं पर टिप्पणी लिखनी है अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 था और 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए, खंड काव्य एक विस्तृत काव्य रचना होती है जिसमें कथा, संवाद, चरित्र चित्रण, भावनाओं का गहन चित्रण होता है। इसमें कथावाचक पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक हो सकता है और इसके अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण, आदर्शवाद और प्रतीकात्मक की प्रमुख भूमिका होती है। ये हो जाएगा बड़ी कविता की, लंबी कविता की सामान्य विशेषताओं पर ये टिप्पणी हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्म राक्षस कविता के प्रतिपाद को स्पष्ट कीजिए। मैंने क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखे हैं, आपको इनमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ब्रह्म राक्षस कविता के प्रतिपाद को स्पष्ट करना। तो कविता में ब्रह्म राक्षस एक बुद्धिजीवी का प्रतीक है और जो समाज से कटा हुआ है, केवल आत्मज्ञान में समा हुआ है रहता है, वह समाज के लिए उपयोगी नहीं बन पाता और इसके पतन और मृत्यु इस प्रकार निस्वार्थ बुद्धिजीविता का अंत दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रभात पर्व खंड काव्य की प्रासंगिकता की समझाइए। तो प्रभात पर्व आपका टॉपिक लिखता है, वो खंड काव्य प्रासंगिकता को समझाना अपने को। तो प्रभात पर्व में आधुनिक संदर्भ में पौराणिक कथा का पुनरावर्तन किया गया है। ये काव्य आज के समाज में नैतिक मूल्यों, परंपराओं, आधुनिकता के द्वैत को प्रस्तुत करता है और इसे समसामयिक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिवर्तन कविता के अभिव्यंजनात्मक पक्ष को स्पष्ट करना अपने को। परिवर्तन कविता आपके टॉपिक लगता है और इसके अभिव्यंजनात्मक पक्ष को व्यक्त करना है। तो परिवर्तन कविता में प्रतीकों, बिंबों, भावनाओं के माध्यम से नव चेतना, सामाजिक बदलाव, स्त्री सशक्तिकरण जैसे विषयों को सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको व्याख्या करनी है एक क्वेश्चन की।
तो राजा, न्याय और राष्ट्र व्यक्ति तथा संबंधों से ऊपर होना चाहिए। और इसके ये व्याख्या हो जाएगी, ये पंक्ति राजा और राष्ट्र के कर्तव्यों को उजागर करती है। ये कवि कहता है कि इसमें राजा को व्यक्ति विशेष से ऊपर उठकर न्याय करना चाहिए और राष्ट्र हित व्यक्ति के हित में सर्वोपरि होना चाहिए। अब खंड स देख लेते हैं, दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न। आप पहले वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर आपको कर लेना, अभी आप कर लीजिएगा पहले, फिर हम वीडियो देखते हैं। तो खंड स दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपको 5 शब्दों में लेना और कोई में 2 प्रश्न करना है। और एक क्वेश्चन है 14 नंबर का, 14 × 2 28 नंबर के 2 क्वेश्चन है। और ऊपर वाले क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 7 नंबर का था, यो है 14 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। प्रभात पर्व खंड काव्य में अनुभूति एवं अभिजात्मक पंक्ति पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करनी है आपको, ठीक है। तो परिचय, सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। प्रभात पर्व किसने लिखा, ये टॉपिक है। तो परिचय, प्रभात पर्व रघुवीर सहाय द्वारा किसने लिखा था, रघुवीर सहाय, मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा। रघुवीर सहाय द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है, महत्वपूर्ण खंड काव्य है जो आधुनिक हिंदी कविता के राजनीतिक और सामाजिक चेतना से युक्त पक्ष को उजागर करता है। ये काव्य केवल साहित्यिक सौंदर्य का चित्रण नहीं करता बल्कि समय की विपरीतताओं और आम जीवन जनजीवन की त्रासदियों की गहराई से प्रकट करता है। अपने जल्दी अपने क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है और आगे पेपर भी है। अनुभूति पक्ष, प्रभात पक्ष की कविताओं में कवि की गहरी संवेदना, व्यथा, आक्रोश और व्यंग्यात्मक दृष्टि प्रकट होती है। कवि ने आधुनिक समाज की त्रुटियों, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन और राजनीतिक चालाकियों को सीधे साधे शब्दों में उजागर किया है। काव्य में आम आदमी की पीड़ा, संघर्ष और निरता का जीवन चित्रण किया गया। किसने किया, रघुवीर सहाय द्वारा। प्रभात पर्व टॉपिक के अंदर और जो प्रमुख की अनुभूतियाँ कौन कौन सी वो देख लेते हैं। तो प्रमुख अनुभूतियाँ हो जाएगी इसके अंदर सत्ता के प्रति आक्रोश, नैतिक पतन पर दुख और चिंता, नैतिक पतन पर दुख और चिंता हो जाएगी। 1 नंबर पे हो जाएगी सत्ता के प्रति आक्रोश, नैतिक पतन पर हो जाएगा दुख और चिंता। और क्वेश्चन तो और 3 नंबर पे हो जाएगी समाज में व्याप्त समानता और अन्याय के प्रति पीड़ा। और 4 नंबर पे हो जाएगा आम जन की उपेक्षा का मार्मिक वर्णन हो जाएगा। तो सत्ता के प्रति आक्रोश हो गया। और दूसरी बात, नैतिक पतन पर दुख और चिंता हो गई, समाज में व्यापित असमानता और अन्याय के प्रति पीड़ा हो गई और आम जन की उपेक्षा का मार्मिक वर्णन हो गया। अब देखते अभिव्यंजनात्मक पक्ष। ये खंड काव्य की भाषा सरल, सहज और सौदात्मक होती है। कवि ने अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों, बिंबों और व्यंग्यात्मक शैली का अत्यधिक प्रभावशाली प्रयोग किया है। कविता में तीव्रता, प्रहारक क्षमता जो पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। इसकी विशेषता देख लेते हैं अपन जल्दी से। इसकी क्या विशेषता है, तो प्रतीकों और बिंबों की सशक्त योजना, गद्य और पद्यों का सम्मिलित प्रयोग, संवाद शैली और व्यंग्यात्मक भाषण और यथार्थ का सजीव और चित्रण। तो सबसे पहले एक बार दोबारा देखते हैं इसकी विशेषता क्या, प्रतीकों और बिंबों की सशक्त योजना, गद्य और पद्य का सम्मिलित प्रयोग इसके अंदर हुआ गया है और संवाद शैली और व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया, यथार्थ जीवन और चित्रण स्पष्ट किया गया है। और निष्कर्ष के अंदर क्या है कि प्रभात पर्व केवल एक काव्य रचना नहीं है बल्कि समय का इस दस्तावेज है। यह खंड काव्य आधुनिक समाज और राजनीति का दर्पण है जो पाठक को सोचने पर विवश करता है। रघुवीर सहाय की एक रचना हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण सशक्त हस्तक्षेप के रूप में देखी जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अब 13 देख लेते हैं। 2 सट्टा ने कविता के अनुभूति पर पक्ष पर अपने को निम्न लिखना था। ये क्वेश्चन आज वेरी इंपॉर्टेंट था। 2 चट्टा ने एक लंबी कविता, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 दोबारा से देख लेते हैं। 2 चट्टा ने कविता के अनुभूति पक्ष पर अपने को निम्न लिखना था। तो इसका परिचय, सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। 2 चट्टा ने सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, रचित एक प्रभावशाली कविता है। जो ये कविता युद्ध और शांति, मानवता और विनाश, राजनीतिक शक्ति के टकराव जैसे गंभीर विषयों को प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत करती हैं। इस कविता में 2 चट्टानों, 2 महाशक्तियाँ विशेषकर अमेरिका और सोवियत रूस का प्रतीक है जो शीत युद्ध के दौरान में आमने सामने खड़ी हुई थी। हमने देखा था शीत युद्ध, क्लास जब 12th में थे तब हमने पढ़ा था शीत युद्ध के बारे में। अब देख लेते हैं अनुभूति पक्ष का विश्लेषण। संघर्ष और तनाव की अनुभूति 1 नंबर पे हो जाएगा। कविता में 2 चट्टानों के बीच फैला हुआ तनाव, टकराव और उस समय की वैश्विक स्थिति को दर्शाता है।
जब विश्व दो ध्रुवों में बंट गया था तो कवि ने यह महसूस कराया कि संघर्ष केवल चट्टानों का नहीं बल्कि मानव अस्तित्व का भी संकट है। और 2 नंबर पे देखते हैं विनाश की आशंका। कवि की अनुभूति में यह स्पष्ट है कि यदि दो चट्टानें आपस में टकरा गई तो उसका परिणाम भयानक होगा। वह कहते हैं कि इस टकराव से संपूर्ण मानवता का नाश हो सकता है और ये अनुभूति पाठक को गहराई तक झकझोर करती है। 3 नंबर पे है शांति की कामना। इस कविता में यदि भी भय और संकट की अनुभूति प्रमुख है परंतु इसके साथ साथ शांति की आकांक्षा भी उभरती है। कवि चाहता है कि ये चट्टानें आपस में टकराते बजाय ये सहस्थिति को स्वीकारें और युद्ध की बजाय संवाद करें, बैठकर वार्तालाप करें। वैश्विक पीड़ा की अनुभूति। कविता में केवल राजनीतिक टकराव नहीं है बल्कि कवि ने उस आम आदमी की पीड़ा को भी महसूस किया है जो इन शक्तिशाली टकरावों के बीच पिसता चला जाता है और ये कविता मानवीय मूल्यों की रक्षा का भी संदेश देती है। अब देखते हैं प्रतीकात्मक और भावात्मक। दो चट्टानें केवल दो पाषाण खंडों की कहानी नहीं है बल्कि ये राजनीतिक शक्तियों के अहंकार, अधर्मिता और न्यायहीनता का प्रतीक है। कवि की भाषा में तीव्रता और चेतावनी है, उसकी अनुभूति गहन और व्यापक और मानवता के रूप में पक्ष है। मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम भी है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और मैं इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप क्लास की सारी PDF प्राप्त कर सकें। अगर आपको BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर BA के जितने भी मॉडल पेपर या असाइनमेंट चाहिए वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएंगी। अब देख लेते हैं इस टॉपिक का निष्कर्ष क्या निकला। तो दो चट्टानें कविता एक गंभीर चेतावनी है जो आज ही उतनी ही प्रासंगिक है जितनी शीत युद्ध के समय थी। दिनकर की अनुभूति केवल राष्ट्रीय नहीं है बल्कि वैश्विक और अमानवीय भी है। कविता हमें ये सोचने पर विवश करती है कि शक्ति का टकराव यदि शांति से न सुलझे तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। अतः ये कविता शांति और समझौते और मानवीय अस्तित्व की रक्षा की पुकार है। क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, आप ऐसे चले जाते तो बहुत मेहनत लगती है हमें, हर चीज़ के अंदर टाइपिंग करना पड़ता है, पेपर पूरा सारा का सारा, फिर उसका आंसर भी लेके आना पड़ते हैं, तो कई सारे बुक्स वगैरह देखनी पड़ती हैं। तो आप द माइंड्स के हमारा चैनल है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप क्लास की सारी PDF ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले और मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ।